हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के 5वें लेसन का तीसरा पार्ट बताने जा रहे हैं आपको। 5वें लेसन का नाम है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन का तीसरा पार्ट है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए। अगर किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। नीचे लिखा हुआ है नंबर 9919425442। इस नंबर में हमारे यहाँ 9 से लेकर के 12th तक सारे सब्जेक्ट की नोट्स प्रोवाइड हैं, आपको मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा तभी समझ में आएगा। कोई भी वीडियो तुरंत देखने से बंद कर देने से समझ में नहीं आता, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं तीसरे पार्ट में क्या है। पृष्ठ रसायन में यहाँ पे है माइसिल का बनना। क्या है? माइसिल, यानी माइसिल कैसे बनता है। साबुन में माइसिल का बनना निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है। जैसे सोडियम एस्टेरेट के अणु का जल में आयनन हो जाता है। क्या होता है? सोडियम एस्टेरेट के अणु का जल में आयनन हो जाता है, तब क्या बनता है? साबुन में माइसिल बनता है। साबुन का सूत्र होता है C17H35COO Na+ यानी आयन, तो C17H35COO माइनस प्लस यानी आयनन हो गया। क्या हो गया? इसका आयनन हो गया। इस प्रकार से प्राप्त ऋणायन की संरचना निम्न प्रकार है CH3CH2 के कोष्टक के बाद 16 लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और ये O ऋणायन अलग हो गया है तो ये ध्रुवीय भाग है। क्या है? ये ध्रुवीय भाग होता है, भाग जो जल स्नेही है, और ये हाइड्रोकार्बन भाग है। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या, तो क्या हो जाएंगे ये हाइड्रोकार्बन भाग जो जल विरोधी होता है। क्या होता है? जल विरोधी। हाइड्रोकार्बन भाग C17H35 इस कण की पूंछ तथा ध्रुवीय भाग एकल बॉन्ड COO- बनाता है। इस प्रकार प्राप्त ऋणायनों को द्रव स्नेही भाग तथा द्रव सोडियम एस्टेरेट एक माइसिल में लगभग 70 आयन होते हैं। सोडियम एस्टेरेट के एक माइसिल में लगभग कितने आयन होते हैं? 70% आयन होते हैं। जैसे कि ऊपर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये माइसिल बना हुआ है। माइसिल की संरचना क्या है? ये माइसिल की संरचना हाइड्रोफोबिक पार्ट है और हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये इस प्रकार साबुन से प्राप्त माइसिल की बाह्य सतह पर ऋणावेशित भाग होता है। माइसिल की बाह्य सतह पर क्या होता है? ऋणावेशित भाग होता है, जिस कारण ये माइसिल ऋणावेशित होती हैं। ये माइसिल क्या होती हैं? ऋणावेशित होती हैं। आप देख रहे हैं माइसिल में सभी में ऋण, ये गोले में चिन्ह किसका लगा हुआ है? ऋण का लगा हुआ है। यानी ये माइसिल क्या होती है? ऋणावेशित होती हैं। समान आवेश के कारण ये माइसिल तंत्र स्थायी होते हैं। माइसिल तंत्र क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। इसी प्रकार RnH3Cl का माइसिल धनात्मक आयनों यानी RnH3+ के समुच्चय के कारण धनावेशित माइसिल बनाता है। क्या बनाता है? धनावेशित माइसिल बनाता है। साबुन का स्वच्छीकरण गुण क्या है? साबुन का स्वच्छीकरण गुण साबुन तथा अपमार्जकों के स्वच्छीकरण गुण को निम्नलिखित तथ्यों पर समझाया जा सकता है। चिकनाई की कणों के विलायकीकरण द्वारा और चिकनाई की कणों के पायसीकरण के द्वारा। चिकनाई के कण जल विरोधी होते हैं। चिकनाई के कण क्या होते हैं? जल के विरोधी होता है। जब साबुन का विलयन गंदे कपड़े पर डाला जाता है तो जब साबुन का विलयन हम गंदे कपड़े में डालते हैं तब क्या होता है? गंदे कपड़े में डाला जाता है तो माइसिल यह कण क्या होते हैं? यह कण माइसिल के मध्य में उपस्थित जल विरोधी भाग में अधिशोषित हो जाता है। यह कण माइसिल के मध्य में उपस्थित यानी यह कण क्या होते हैं? माइसिल के मध्य में उपस्थित जल विरोधी भाग में अधिशोषित हो जाते हैं, यानी समा जाते हैं। इसका पायसीकरण हो जाता है। तब क्या होता है? इसका पायसीकरण होता है। और जब इस कपड़े को जल में धोते हैं तो मिसल जल स्नेही भाग के आकर्षण के कारण जल के साथ बाहर चली जाती है, यानी जो
फेना टाइप में बाहर निकलता है उसको मिश्र बोलते हैं। जल में जब धोते हैं तो मिश्र जल स्नेही भाग के आकर्षण के कारण जल के साथ बाहर चली जाती है और इसके साथ चिकनाई के कण भी बाहर चले जाते हैं। यानी जब हम साफ करते हैं तो मिश्र यानी फेना बाहर निकलता है, उसके साथ साथ जो हमारे कपड़े गंदे होते हैं और चिकनाई लगी होती है वो भी फेना के साथ बाहर निकल जाती है, यानी माइसल का निर्माण हो जाता है। ये लिखा है ये माइसल का निर्माण बनो हाइड्रोफिलिक पार्ट है और हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अगली रीडिंग है पायस या इमल्सन। पायस या इमल्सन। पायस वे कुलाइडी तंत्र हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम। पायस वे कुलाइडी तंत्र हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं। ये दोनों द्रव आपस में अमिश्रणीय होते हैं। क्या होते हैं? दोनों द्रव आपस में अमिश्रणीय होते हैं तथा एक द्रव की एक छोटी छोटी बूंदें दूसरे द्रव में परिक्षिप्त होती हैं। सामान्यतः एक द्रव जल होता है जिसे पायस कहते हैं। जो द्रव जल होता है उसे क्या कहते हैं? पायस। पायस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तेल का जल में परिक्षेपण और जल का तेल में परिक्षेपण। ऑयल ऑफ वाटर और वाटर ऑफ ऑयल इन वाटर। देखेंगे ऑयल इन वाटर यानी तेल का जल में परिक्षेपण। वे पायस जिनमें द्रव वसा में छोटी छोटी बूंदों में वितरित होती हैं। वे पायस जिनमें द्रव क्या होती हैं? वसा की छोटी छोटी बूंदों के रूप में वितरित होती हैं, वो ऑयल ऑफ वाटर टाइप के होते हैं, यानी तेल का जल में परिक्षेपण प्रकार के पायस होते हैं। इनमें परिक्षिप्त प्रवस्था वसा तथा परिक्षेपण माध्यम जल होता है। परिक्षिप्त प्रवस्था क्या है? वसा और परिक्षेपण अवस्था है माध्यम जल होता है। जैसे दूध। वाटर इन ऑयल। वे पायस जिनमें जल की छोटी छोटी बूंदें वसा में वितरित होती हैं। वे पायस जिनमें जल की बूंदें क्या होती हैं? छोटी छोटी बूंदें वसा में वितरित हो जाती हैं, वो वाटर ऑफ ऑयल टाइप के पायस होते हैं। इनमें परिक्षिप्त प्रवस्था जल तथा परिक्षेपण माध्यम वसा होती है। परिक्षिप्त प्रवस्था जल है और परिक्षेपण माध्यम क्या है? वसा है। और इसमें क्या था? परिक्षिप्त प्रवस्था वसा और परिक्षेपण माध्यम जल था। ऑयल इन वाटर में वसा होती है, जैसे कि मक्खन। अभी हमने आपको बताया। अब है पायसीकरण। क्या है? पायसीकरण। 2 द्रवों को आपस में मिलाकर पायस का बनाना पायसीकरण कहलाता है। 2 द्रवों को आपस में मिलाकर पायस का बनाना पायसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पायसीकरण। जो 2 द्रव आपस में मिलते हैं और वो बनाते हैं तो वो पायसीकरण कहलाता है। पायस के निर्माण के लिए 2 अमिश्रणीय द्रवों को एक समांगी में लेकर मिश्रित करते हैं। इसमें परिक्षिप्त द्रव को कम मात्रा में लिया जाता है। परिक्षिप्त द्रव को क्या किया जाता है? कम मात्रा में लिया जाता है तथा वह द्रव जिसमें परिक्षेपण होता है वह अधिक मात्रा में लिया जाता है। या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, परिक्षिप्त द्रव को कम मात्रा में और परिक्षेपण माध्यम वाले द्रव को अधिक मात्रा में लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त पायस स्थायी नहीं होता। क्या होता है? प्राप्त पायस जो होता है वो स्थायी नहीं होता और इसको स्थायी करने के लिए इसमें स्थायीकरण मिलाते हैं, जिससे पायसीकरण कहते हैं। स्थायी कारक मिलाते हैं जिससे क्या होता है? पायसीकरण कहते हैं। विपायसीकरण। क्या है? विपायसीकरण। पायस का पुनः 2 अमिश्रणीय द्रवों में परिवर्तन। पायस का पुनः 2 अमिश्रणीय द्रवों में परिवर्तन विपायसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विपायसीकरण कहलाता है। पायस के उपयोग। साबुन के निर्मलन के क्रियाविधि में पायस के उपयोग क्या है? साबुन के निर्मलन की क्रियाविधि में, औषधि में, जीवाणुनाशी में, लिपिड का पायसीकरण, टूथपेस्ट, बी कॉम्प्लेक्स, मक्खन, जैम आदि का पायसीकरण करने। जैल। अब क्या है? जैल।
जल वह कोलाइडी अवस्था है जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था द्रव तथा प्रक्षेपण माध्यम ठोस होता है। जल वह प्रक्रिया है जिसमें कोलाइडी अवस्था में प्रक्षिप्त प्रवस्था क्या होती है, द्रव, और प्रक्षेपण माध्यम ठोस होता है। जैसे जेली, पनीर, मक्खन इत्यादि। जिस जेली में प्रक्षिप्त द्रव की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, जेली कहते हैं। जल के प्रकार, प्रत्यास्थता के आधार पर जल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है प्रत्यास्थ जल। क्या है, प्रत्यास्थ जल। ये जल प्रत्यास्थ होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रत्यास्थ होते हैं तथा इन पर बल लगाने से इनका आकार परिवर्तित हो जाता है। इन पर बल लगाने से क्या हो जाता है, इनका आकार परिवर्तित हो जाता है तथा बल हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं पुनः, ये प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। जैसे स्टार्च, जिलेटिन, साबुन इत्यादि के जल प्रत्यास्थ होते हैं। क्या होते हैं, इनके जल प्रत्यास्थ होते हैं। दूसरा है अप्रत्यास्थ जल। अप्रत्यास्थ जल, ये जल कठोर होते हैं। अप्रत्यास्थ जल क्या होते हैं, कठोर होते हैं तथा बल लगाने पर इनका आकार परिवर्तित नहीं होता है। बल लगाने पर क्या होता है, इनका आकार परिवर्तित नहीं होता है। इनमें कण प्रबल सहसंयोजी बलों के द्वारा आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाते हैं। क्या होते हैं, इनमें कण प्रबल सहसंयोजी बलों के द्वारा आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाते हैं तथा इसी कारण ये कठोर होते हैं। क्या होते हैं, इसी कारण से ये कठोर होते हैं। जैसे सिलिका जेल, क्या है, जैसे सिलिका जेल। अगला है जैलीकरण। क्या है, जैलीकरण। जैल के बनाने की प्रक्रिया जैलीकरण कहलाती है। यानी जो जैल बनाते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जैलीकरण कहलाती है। इससे साल के कण पहले आपस में जुड़कर धागेनुमा श्रृंखलाएं बनाते हैं। यानी जो सॉल पाए जाते हैं इनके कण पहले आपस में जुड़ करके एक धागेनुमा की संरचना बनाते हैं जो परस्पर जुड़कर ठोस सांचा बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, ठोस सांचा बना लेते हैं। नैनो पदार्थ। शब्द नैनो पदार्थ की उत्पत्ति इकाई नैनो से हुई है। नैनो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, नैनो से, जो उसके अति सूक्ष्म आकार की द्योतक है। नैनो का मतलब छोटा, अति सूक्ष्म द्योतक है। नैनो एक बहुत सूक्ष्म इकाई है तथा 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। सामान्य अर्थों में वे पदार्थ जिनकी कम से कम कोई एक विमा नैनोमीटर की कोटि की होती है। वे पदार्थ जिनकी कम से कम कोई एक विमा नैनोमीटर की कोटि की होती है क्या कहलाती है, नैनो पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के अंतर्गत होता है नैनो पदार्थ कहलाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करते हैं बच्चों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप SMS कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। ये 5वें लेसन का लास्ट वीडियो है, चौथा पार्ट, और इसमें हमने सारी चीज़ें जो बची थी तो कर दी हैं, और बाकी चीज़ें जो आपको समझ में ना आई हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, बताएंगे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर अभी तक आपने लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।